नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अजीत। यूपी के डीजीपी अरविंद कुमार जैन को 3 महीने का विस्तार मिल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार के अनुरोध पर 3 माह का एक्सटेंशन दिया है। एके जैन अब 30 जून को रिटायर होंगे। जैन का कार्यकाल आज ही पूरा हो रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार जैन ने अपने संबंधों के बलबूते अपना कार्यकाल बढ़वाया है, जबकि इससे पहले केंद्र सरकार ने आज सुबह डीजीपी का एक्सटेंशन खारिज कर दिया था। तो अब 30 जून को रिटायर होंगे डीजीपी एके जैन। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा। अनुराग, आखिर ऐसा क्यों होता रहा कि अंतिम वक्त तक कभी ना कभी हां होता रहा और विदाई समारोह तक एक बार मना लिया गया, अब जाकर यह खबर आई है कि एक्सटेंशन मिल गया है एके जैन को? देखिए जीत, हमारे पास सुबह के वक्त इस बात की पुख्ता खबर थी कि अरविंद कुमार जैन का एक्सटेंशन रद्द कर दिया गया है। हालांकि आदेश नहीं हुए थे, लेकिन कई अधिकारियों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब से पहले जितने भी डीजीपी पद के लिए जिन राज्यों से एक्सटेंशन की मांग की गई है, सारे एक्सटेंशन खारिज हुए हैं। और उधर से जब अरविंद कुमार जैन को ये खबर लगी तो उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट थे, खासतौर पर बीजेपी में, वो उनका उन्होंने इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं अपने संबंधों के बलबूते उन्होंने अपना एक्सटेंशन बढ़वा लिया। अब 3 महीने तक उनका एक्सटेंशन बढ़ गया है। और अजीत, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में करीब 2 ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जो अरविंद कुमार जैन के बेहद नजदीकी थे। उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके इस एक्सटेंशन को बढ़वाने के लिए। इसके अलावा पीएमओ में भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके संबंध, नजदीकी संबंध अरविंद कुमार जैन से थे। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं जीत की, एक जो लिकर लॉबी जो काम करती है यूपी में और उसके संबंध गुजरात की लिकर लॉबी से भी है, वहां तक भी अरविंद कुमार जैन की सिफारिश गई थी। और सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि गुजरात की जो लिकर लॉबी है, उन्होंने अमित शाह से बात की थी अरविंद जैन के लिए। तो जो तमाम जो समीकरण मिले वो कहीं ना कहीं अरविंद कुमार जैन के पक्ष में गए और उनका एक्सटेंशन 3 महीने के लिए बढ़ा गया। अब तक इतिहास कहीं ना कहीं रच दिया है अरविंद कुमार जैन ने, क्योंकि अभी तक जितने भी डीजीपी के एक्सटेंशन गए हैं सभी को केंद्र सरकार ने खारिज किया है। लेकिन अरविंद कुमार के जो जैन थे, जो माफी जो संबंध थे, वो पूरी तरह से उनके काम आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता बता रहे थे कभी ना कभी हाँ के पीछे की स्टोरी क्या है, एके जैन को किस तरीके से मिला है ये एक्सटेंशन। और इधर 22 साल बाद भी अयोध्या को इंतजार एक रुके हुए फैसले का। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है और विवादित ढांचा विध्वंस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 20 लोगों को नोटिस जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। बाईस साल पुराने अयोध्या मामले का जिन्न एक बार फिर बोतल के बाहर निकल आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं आडवाणी और जोशी को नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई को भी देरी से याचिका दाखिल करने के चलते नोटिस जारी किया है। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जब भी सरकार कोई पार्टिजन व्यू लेगी जो इस देश के कानून के खिलाफ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें हमारी मदद को आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वही उन्हीं के जरिए से संविधान की जो सुप्रीमेसी है, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी, वो मेंटेन रहती। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को इसमें अप्रोच किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है। बाबरी ध्वंस मामले के गवाह हाजी महबूब की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये आशंका जताई गई थी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के चलते इस मामले में सीबीआई प्रभावी तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाएगी। वो अपना एक अच्छा लीडर समझते हैं, आडवाणी जी को अपना सुप्रीम मानते हैं। तो हो सकता है राजा जी ने हक को खत्म करने के लिए नाइंसाफी के रास्ते पे चले, और हो सकता है उस केस को दबा दिया जाए और उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए कि पड़ी रहे। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। फैजाबाद निवासी हाजी महबूब की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2010 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें बाबरी ध्वंस की साजिश में शामिल होने से बीजेपी और संघ के कई वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन अन्य आरोपों में आडवाणी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। दरअसल फैजाबाद के रहने वाले हाजी महबूब राम जन्मभूमि केस से पिछले 45 साल से जुड़े हैं।
महबूब भी उन लोगों में से है जिनका घर हिंसा के दौरान जलाकर ढहा दिया गया था। 9 फरवरी 2011 को उन्होंने SLP दायर की थी। सीबीआई ने इसी मामले में 2 दिन पहले कोर्ट से त्वरित सुनवाई करने की अपील की थी। सीबीआई के मुताबिक केस में आरोपी आडवाणी 87 साल के हो गए हैं, लिहाजा मामले को जल्द निपटाना होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आता दिख रहा है। मामले में जिन्हें नोटिस जारी की गई है उन्हें 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाबरी मामले में मुद्दई हाशिम अंसारी ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन नेताओं को सीबीआई मुलजिम नहीं मानती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की अब तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया है। सीबीआई वाले उनको मुलजिम नहीं मानते थे, बल्कि अदालत के साथ खिलवाड़ करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है काबिल मुबारकबाद है। वो अदालतें जो आज इंसाफ की तरफ जा रही है। मुल्क की तरक्की रुकी हुई थी, फिरका परस्ती बामे उरूज पर था, और आज का फैसला माना जाएगा। और हम अदालत को मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरीके से अगर अदालतों में इंसाफ होता रहा तो मुल्क तरक्की करेगा। यूपी में पीसीएस परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हंगामा शांत भी नहीं हो पाया था कि इधर प्रदेश में एक परीक्षा और सवालों के घेरे में है। अब सवाल सीपीएमटी परीक्षा 2013 पर खड़े हुए हैं। दरअसल कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 400 अपात्र छात्रों को यह परीक्षा दिलवाई गई। रिपोर्ट में राज्य सरकार से इस मामले की जांच की सिफारिश की गई है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जुटाई गई रकम का भी मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया गया। साथ ही रिपोर्ट में फंडों का लेखा जोखा देने में भी राज्य सरकार की तरफ से असहयोग की बात सामने आई है। सीपीएमटी एग्जाम जो कंडक्ट होता है उस प्रक्रिया का इन्वेस्टिगेशन कराएं। क्या खामियां हो सकती हैं? जैसे हम लोगों ने एक जगह देखा कि करीब 400 से ज्यादा इनएलिजिबल बच्चे जो कि पात्र नहीं थे एग्जाम देने के, उन्होंने एग्जाम दिया। इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए और जो इनके पास पैसे आते हैं उनका जो अकाउंटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कुछ जगह तो इन्होंने रिकॉर्ड्स ही नहीं दिए, इसलिए हम खामियां बहुत ढूंढ नहीं पाए। इसीलिए हमने रेकमेंड किया सरकार को कि आप जो है इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। दरअसल जहां एक तरफ कैग रिपोर्ट में सीपीएमटी की 2013 की परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, 400 ऐसे छात्रों को सीपीएमटी परीक्षा दिलाने की बात सामने आ रही है जिनके पास इस परीक्षा के लिए जरूरी योग्यता नहीं थी। वहीं पीसीएस के पेपर लीक मामले में पहले ही आयोग और सरकार की फजीहत हो रही है। हालांकि 10 मई को दोबारा पेपर करवाया जाएगा। पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन सवाल इस पूरी व्यवस्था और सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। और इस पेपर लीक मामले को लेकर अब यूपी की सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह आरोप लगाया कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। उधर सूबे के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव का यह कहना है कि जांच से पहले किसी को दोषी करार देना ठीक नहीं है। पर्चा जब कक्ष में जाने के लिए किसी एक सेंटर पर खुल रहा है, उस वक्त ऐसा कौन सा पर्चा बाहर आ गया, सर्कुलेट हो गया, सौदा क्या उसी सेंटर पर था 5 लाख में बिकने वाला? इसलिए बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाने का नाटक है और बाद में इनको बचाने की कार्रवाई भी यही सरकार करेगी और यही तंत्र करेगा। मेरी ये मांग है कि आयोग के चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और सेक्रेटरी तीनों को बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए और उसके बाद इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। उपरांत जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिना जांच किए अगर कोई कार्रवाई होती है तो हमारे मूलाधिकार का हनन होगा, हमारा फंडामेंटल उससे प्रभावित होता है। इसलिए जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे गड़बड़झाले में जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उन छात्रों ने भी अब इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। यूपी पीसीएस परीक्षा लीक मामले में आज कानपुर देहात के कोतवाली चौराहे पर एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग का पुतला फूंका। छात्रों ने राज्य सरकार पर छात्रों का भविष्य अधर में डालने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने जो धांधली करवाई है
पीसीएस की परीक्षा जो हो रही थी प्राइमरी, उसको लेकर लीक किया, लखनऊ में लीक कराया। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती घोटाला हुआ, आज उत्तर प्रदेश का छात्र बहुत आक्रोशित है, वो अखिलेश सरकार के खिलाफ। उसका भविष्य खतरे में बढ़ता जा रहा है, अंधकार में डूब गया है। कोई भी परीक्षा प्रणाली हो रही है, उस पर दलालों का कब्जा है और हमारा कहना है इन दलालों को प्रदेश सरकार से बाहर निकालो। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस का यह कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें तुरंत आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनिल यादव के कार्यकाल के दौरान हुई सभी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीसीएस प्री परीक्षा का दूसरा पेपर रद्द करने की भी मांग की है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का भी कहना है कि पहला पेपर लीक होने के बाद 40,000 परीक्षार्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा छोड़ दी थी, लिहाजा दूसरी पाली की परीक्षा भी रद्द की जाए। आयोग का जो निर्णय आया है कि प्रथम पाली की परीक्षा हम निरस्त कर देंगे, सेकंड पाली की परीक्षा का परिणाम वही रहेगा, यह बिल्कुल अनिंदनीय है और अनुचित है। इसके लिए छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। छात्र इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हटाने के लिए और पूरी की पूरी परीक्षा निरस्त कराने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और पूरे इलाहाबाद के छात्र हर स्तर पर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे और इस परीक्षा को निरस्त कराकर ही मानेंगे। इस बार हमारा आंदोलन तो प्रश्न पत्र तो हर हाल में कैंसिल होना है, सारी परीक्षा निरस्त होनी है। दोनों प्रश्न पत्र को निरस्त करने की हमारी मांग तो है ही, और दूसरी मांग यह है और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि अनिल यादव को बर्खास्त कर इन पर सीबीआई इंक्वायरी बैठाकर और इन पर जितने जो है इल्जाम लगे हुए हैं, जितने केसेस हैं, इसकी जांच कराकर इनको जेल भेजा जाए। तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। एक पर्चा खारिज होगा और दूसरा पर्चा रहेगा तो मैं सोचती हूँ न्याय उचित नहीं है, क्योंकि जब पहले पर्चे का शोर मचा कि लीक हो गया है तो बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने द्वितीय प्रश्न पत्र छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ये सुबह से आने लग गया था टीवी पर और समाचार में कि संभवतः ये पर्चा कैंसिल होगा। तो ये अनुचित है। जब प्रीलिम का एक कैंसिल हुआ है तो दूसरा भी कैंसिल हो और दोनों एग्जाम फिर से हो जाने चाहिए। मरते किसान और सोती सरकार। बर्बादी की बारिश से किसान बेहाल हैं। अरमानों पर पानी फिर गया है। सामने पहाड़ सी परेशानी खड़ी हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के 4 शहरों की तस्वीरें। कानपुर की देवरिया, बाराबंकी और बदायूं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर में फसल बर्बाद होने से सदमा लगने से 2 किसानों का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों से आला अधिकारियों ने मुलाकात कर जल्द मुआवजा देने का भरोसा दिया है, लेकिन अभी मुआवजा मिला नहीं है। वहीं खड़ी फसल बर्बाद होने से देवरिया के किसानों का भी बुरा हाल है। डीएम के मुताबिक बारिश के चलते फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बेमौसम बारिश ने बाराबंकी के किसानों की भी कमर तोड़ दी है। बेहाल किसान सरकार से मदद की आस लगा रहे हैं। परिवार पालने के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों के पास नई फसल बोने के लिए पैसों का इंतजाम भी नहीं है। वहीं बदायूं के किसान भी बारिश में फसल बर्बाद होने से काफी परेशान है। गेहूं, चना, आलू, सरसों, इन सब की ज्यादातर फसल बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों के मुताबिक अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। किसी तरह का मुआवजा भी अभी तक इन सबको नहीं मिला है। तो बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल से जहां किसान बेहाल हैं, वहीं सियासतदान सियासी फसल काटने में जुटे हुए हैं। किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर आज आरएलडी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको आरएलडी के विरोध प्रदर्शन की लखनऊ और मेरठ की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। आरएलडी ने सरकार से जल्द किसानों को मुआवजा मुहैया कराने की मांग की। वहीं मेरठ में भी आरएलडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों को मुआवजा और गन्ने का बकाया भुगतान जल्द दिए जाने की मांग की। आगरा में चोरों का नया कारनामा सामने आया है और बेखौफ चोरों ने फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल की लाल बत्ती लगी गाड़ी पर ही हाथ साफ कर दिया। गाड़ी सांसद की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये बताया जा रहा है कि सांसद ने अपनी सफारी गाड़ी अपने आवास पर खड़ी की थी, जिसे चोर ले उड़े। सांसद की शिकायत पर पुलिस में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस चोरों की तलाश करने में लगी है। चोरी की इस वारदात से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। अभी मेरी बात हुई है अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि उनकी बहू सीमा के नाम पे वो गाड़ी थी, जो राकेश की पत्नी है, उनके नाम की गाड़ी थी। रात में वो खड़ी थी और वहां से एटीएम के पास खड़ी थी। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था
और उसमें वो गाड़ी बाहर सड़क पे खड़ी थी, वहां से गायब है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है। गोविंद नगर में कोठी नंबर 1 में रहता है और रात को हमें उतारने के बाद गाड़ी ड्राइवर वही नहीं रहता, गाड़ी वही खड़ी होती है। फॉर्च्यूनर भी वही खड़ी थी, दफ्तर भी वहाँ खड़ी थी और ये जो सफारी गाड़ी जो है पता नहीं कौन रात में चोर उठाने गया। हत्या के खुलासे के दबाव में पुलिस कितने लोगों का उत्पीड़न करती है, ऐसा दिल दहला देने वाला मामला लखीमपुर खीरी में सामने आया है। यहां पुलिस की प्रताड़ना से परेशान शख्स ने आत्महत्या कर ली। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है और इसके बाद जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल कोतवाली पुलिस हत्या के शक में गुड्डू नाम के शख्स को थाने ले गई थी और फिर गुनाह कबूल करने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। हालांकि बाद में गुड्डू को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उससे 20,000 रुपयों की मांग की और रकम न देने पर मामले में फिर से फंसा देने की धमकी दी। पीड़ित परिजनों की माने तो पुलिस ने हत्या के मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया था और उन्हें वसूली कर छोड़ दिया गया, लेकिन गुड्डू पर रुपयों के लिए दबाव बनाया जा रहा था और इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। गुड्डू नोएडा में रहकर मजदूरी करता था। उसने पैसे पाया नहीं। एक सिपाही है, वो फिर रात को आया, बोले 20,000 रुपये दे दो, नहीं तो फिर इसको अंदर करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और हरिचंद का लड़का वो भी आया था, वो कह रहा था पैसे दे दो। तो ये इतना वो शर्मा गया था कि बाहर शक्ल नहीं दिखाता था, ना ही खाना खाता था 2-3 दिन से, जब से छूट के आया था यहाँ। कल रात को किसी टाइम भी सुसाइड किया होगा, लेकिन हम लोगों ने सुबह देखा। जिसमें बताया गया कि उसको मृतक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था और उसके बाद छोड़ दिया गया था। उसको घटना में शरीक नहीं पाया गया। आज उसने आत्महत्या कर ली। घर वालों का आरोप है कि कुछ लोग उससे पड़ोस के ही कुछ लोग कस्बे के पैसे उससे मांगे थे, उसी संदर्भ में उसने आत्महत्या करी है। उनके घर वालों ने जो तहरीर दिया है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच कर कार्रवाई की जा रही है। आगरा के इत्मौद्दौला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और कई मोटरसाइकिल में आग लगा दी। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं, मृतक अपने घर में बच्चे को गाली दे रहा था, पड़ोसी ने गलतफहमी में उसकी पिटाई कर दी। तो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर, किस तरीके से पड़ोसियों ने पिटाई करके इसकी हत्या कर दी। विवेक पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। विवेक, ये आखिर पिटाई कब तक होती रही और क्या पुलिस देर से आई जिसके कारण इस व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई? देखिए अजीत, कहते हैं कि अगर पुरानी घटनाओं से अगर आप सबक नहीं लेंगे तो ऐसी घटनाएं आपके साथ दोहराती जाती रहेंगी और यही मामला है। अभी कुछ ही दिन पहले इसी थाना क्षेत्र है, इत्मौद्दौला थाना क्षेत्र, अगर आपको याद हो अजीत, कि यहाँ पर इसी इलाके में ही इसी तरह से एक मारपीट जो है दबंगों ने मारपीट करते करते एक व्यक्ति की जान ले ली थी। ये दूसरा मामला है और केवल 15 दिन के अंदर, चंद दिन के अंदर इस तरह का मामला सामने आना पुलिस की निष्ठता को साबित करने के लिए काफी दिखता है। आपको बता दूं जो अजीत की ये जो पूरा जो व्यक्ति है, जो मृतक बप्पू बताया जा रहा है, ये अपने बच्चे को तो डांट डब्बा रहा था, इस बीच में से गाली गलौज का इस्तेमाल किया। इस बीच में जो दबंग परिवार है, इसके पड़ोस में ही रहता है, वो लोग आते हैं, उसको घर से बाहर निकालते हैं, फिल्मी स्टाइल से उसके साथ मारपीट करते हैं। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये उसी बीच में है और ये पूरी तरह से दबंगी और दादागिरी सामने जो दिखाई दे रहे हैं। और जिसके बाद में कई घंटों तक पुलिस वहां नहीं पहुंची, तब जाकर वहां पर 100 नंबर पर सूचना पहुंचाई गई। हालांकि दावे बहुत की जाते हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन वहां पर सूचना पर बहुत देर से पुलिस पहुंची। तब तक बवाल अपना जो दिख चुके थे, कई वाहनों पर, गाड़ियों में आग लगा दी गई, बवाल हुआ और तब जाकर कई थानों का पुलिस फोर्स वहां मौजूद है और अब पुलिस अपनी सफाई देने की कोशिश में लगी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विवेक। और